ये शुरुआत करते हैं। इजराइल ईरान संघर्ष समय बीतने के साथ और तेज होता जा रहा है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों से आज फिर हमला किया, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल के दक्षिणी इलाकों में मिसाइल दागी। इन हालातों को देखकर लगता है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। दो देशों की जिद किस तरह से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है, इसका ताजा उदाहरण ईरान इजराइल संघर्ष में देखा जा सकता है, जहां दोनों पक्ष बिना रुके एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया सहित बुनियादी ढांचे को नेस्तनाबूद कर रही हैं, तो ईरान की मिसाइलें भी तबाही मचाने में पीछे नहीं है। बीरशेबा को लगातार दूसरे दिन ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया। दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी किया जा रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग के 8वें दिन भी इजराइल के कई प्रमुख शहर ईरानी मिसाइलों की जद में रहे। हाइफा पर करीब 20 मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ 60 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के बीचों बीच कई मिसाइलें दागी, जिसमें हथियार उत्पादन संयंत्र और SPND हेडक्वार्टर को भारी क्षति पहुंची है। उधर वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने पुष्टि की है कि अरक शहर के पास बन रहे ईरानी परमाणु स्थल पर इजरायली हमले से प्रमुख इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि IAEA ने कहा है कि साइट में कोई परमाणु सामग्री नहीं थी। फिलहाल संघर्ष थमने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन बातचीत के संकेत कई पक्षों की तरफ से मिल रहे हैं। हालांकि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को खत्म करने पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ बैठक की। बैठक से पहले तनाव को खत्म करने के लिए फ्रांस की तरफ से पेश प्रस्ताव में 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान यूरेनियम के शून्य संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए IAEA का सहयोग करेगा। निगरानी संस्था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों की निगरानी करेगा। फ्रांस ने कहा है कि ईरान को क्षेत्र में छद्म आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित करने पर रोक लगानी होगी। ईरान को वहां की जेल में बंद विदेशी बंधकों को रिहा करना होगा। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले जारी रहेंगे, तब तक अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर कोई बातचीत नहीं होगी। जिनेवा में इजरायली दूत ने ईरान के साथ बातचीत के दौरान यूरोपीय नेताओं से परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने की मांग की। बहरहाल, युद्ध को देखते हुए कई देशों ने ईरान में अपने दूतावास को बंद करते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी शुरू कर दी है। युद्ध के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत सरकार अगले 2 दिनों के दौरान 3 विशेष विमानों से करीब 1000 भारतीय छात्रों को ईरान से वापस लाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों को लेकर एक फ्लाइट शुक्रवार रात और 2 फ्लाइट्स शनिवार दोपहर तक भारत पहुंचेंगी। तो इजराइल और ईरान के बीच जो घमासान मचा हुआ है, इससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति दिख रही है, एक तरफ तो इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान भी उसका जवाब देने की यहाँ पर कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अभी आगे और कितना चल सकता है, और आने वाले समय में ये दुनिया के लिए किस तरह से बड़े खतरे पैदा करता हुआ नजर आएगा? गौरव, भैया कि आज 8वां दिन है युद्ध होते हुए। उम्मीद ये थी कि ये बहुत शॉर्ट लड़ाई होगी और बहुत जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब हालात चल रहे हैं, ईरान भी नहीं झुक रहा है और उधर इजराइल भी अब पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव से जो उन्होंने अब कहे, बराबर उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि एक तो जो इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए। दूसरा जो है कि जो इनकी क्षमता है आणविक प्योरिफिकेशन की, एनरिचमेंट की जो सुविधा वो है उनकी डिजायर की, जो हम बराबर करें, उसकी क्षमता को खत्म कर दे जाए। और तीसरा वो रिजिम चेंज की भी बात कर रहे हैं कि उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कि जो अभी जो प्रेजेंट रिजीम है उसको जो है नया रिजीम आना चाहिए जो मोर रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन अभी तक जो है इजराइल को पूरी तरह से अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली है। और ईरान भी बराबर, जबकि इजराइल ने उनकी क्षमताओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उस सब के बावजूद
ईरान इजराइल पे लगातार हमले कर रहा है और दूसरे तरह तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अभी जैसे क्लस्टर बॉम्ब की बात हुई, उन्होंने यूज किया है, जिसका कि काफी क्षति हुई है इजराइल में भी। तो अभी जो है ईरान की कैपेसिटी बहुत बाकी है, लग रहा है इस सब बातों से। हम्म। और ये झगड़ा बढ़ने से क्या हो रहा है कि और भी प्लेयर इसमें आ रहे हैं, जैसे रशिया अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाइना जी। अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ने अपना बोलना शुरू किया है। तो इसमें और भी प्लेयर, अगर ये लंबा युद्ध चला तो डर ये है कि और भी इसमें दूसरे प्लेयर जो नॉन स्टेट प्लेयर हैं वो भी शायद इसमें कूद ना पड़े। तो वो एक समस्या उसकी, तो सारी विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हम्म। और इसमें जो है इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति से देखें तो तेल की कीमतें बराबर बढ़ रही हैं, ऑलरेडी इसमें 15-20% इजाफा हो चुका है। और ये लड़ाई अगर बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज या कुछ अटैक होते हैं, या जो ऑयल फील्ड हैं, जैसे इनका ईरान का ऑयल फील्ड ऑलरेडी अटैक हो गए हैं, जी। लेकिन इनका जो बहुत बड़ा स्टेशन है जहां पर इनका जो है जिसको बोलते हैं खार आइलैंड, जो जहां पर ये सारा ऑयल ईरान का वहां से उसका सप्लाई करा जाता है, अगर उस सब पे नुकसान हुआ तो ऑयल की कीमत एकदम बहुत तेजी से बढ़ेगी, जबकि विश्व की अर्थव्यवस्था उससे ऑलरेडी पहले से वीकन है और कमजोर उससे हो जाएगी। और उधर प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएसए में अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं है, जो अपने आप को पा रहे हैं कि वो हम्म। क्या उन्होंने कार्रवाई करनी है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते और मुझे चाहिए तो डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या कार्रवाई करूंगा। हम्म। दूसरी तरफ ईरान अपने कार्ड्स बड़े आराम से खेल रहा है और कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को एंटेगोनाइज ना करें। उन्होंने कोई अभी तक ईरान ने अभी तक किसी जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उन पर किसी पर भी कोशिश नहीं करनी की है कि कोई मिसाइल दागें या कोई इस तरह का उनके ऊपर हमला करें। तो हम्म। और उधर बातचीत भी चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज जो है जेनेवा में मिल रहे हैं, बिल्कुल। जैसा कि आपने भी अभी दिखाया, वो जी। मिल रहे हैं। और ईरान जो है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, कहा जा रहा है कि वो अभी वहां पहुंचने वाले हैं। और हम्म। ईरान बराबर कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायरेक्टली यूएसए से बात नहीं करना चाहते हैं, हम्म। यूरोपियन कंट्रीज से बात करना चाहते हैं। लेकिन अपनी जो कैपेसिटी है, जो उनकी एनरिचमेंट की, वो कंटिन्यू बरकरार रखना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस बिल्कुल। वक्त ऐसे में इसके। एक सवाल और है सुशील जी कि क्या फ्रांस की जो एंट्री इसमें हुई है, साफ तौर पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं और जो आंकड़े भी अभी तक जो पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह की जो बातें हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या उसका असर भी इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या फ्रांस इसमें कुछ पॉजिटिव संकेत लेकर आ सकता है? देखिए, जिस तरह से फ्रांस कोशिश कर रहा है, उन्होंने बहुत सारे दूसरे बहुत सारी और चीजें लाने की कोशिश की है कि जो लोग वहां बंद हैं उनको छोड़ा जाए, सब चीजें बात लाई हैं। लेकिन अमेरिका क्या और इजराइल क्या इस चीज के लिए तैयार होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक ये दोनों देश तैयार नहीं होंगे तब तक शांति समझौता होने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह से जब G7 में जब गए हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि शायद सीज फायर के बारे में प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करेंगे, और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसका जवाब दिया था, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत खुश हैं कि जो है फ्रांस जो है इसमें लीडिंग रोल लेने की कोशिश कर रहा है। यूके के साथ में मेरे को लग रहा है वो थोड़े ठीक लग रहे हैं, क्योंकि वो यूके के विदेश मंत्री वहाँ पे होकर भी आए हैं, और वहाँ उनकी इस विषय में बातचीत भी हुई है, रेड लाइंस वगैरह के बारे में, जैसा कि न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो यूके, लेकिन उनके जो यूके के विदेश मंत्री हैं वो भी वहाँ पर हैं। तो मुझे यही वो है कि फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रपोजल दिया था, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल नकार दिया। तो जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प और इजराइल का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वो कितनी इस बात, जो समझौते की कोशिश करी जा रही है उसमें वो अपने जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरे किए बिना क्या वो तैयार होंगे, तभी एक उसका इसका बातचीत का रास्ता निकल पाएगा इसमें। और क्योंकि ईरान या ईरान तैयार हो
कि वो अपने जो न्यूक्लियर उनका जो एनरिचमेंट की जो कैपेसिटी है वो उसको पूरी तरह से बंद खत्म करने के लिए तैयार हो जाए, गिव अप करने के लिए तैयार हो जाए, तब तो एक समझौता हो सकता है। तो इस वक्त जो गैप बहुत ज्यादा है इन दोनों साइडों के बीच में, तो उसको कम करना फ्रांस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी जो है ये बहुत अर्ली स्टेजेस है मेरे विचार से, निश्चित इसमें तौर समय पर लगेगा। और एक सवाल और आता है कि यहाँ पर जो बैक सपोर्ट है वो ईरान के लिए किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है जिससे ईरान अभी भी जो मौजूदा स्थिति है उस पर वहाँ पर जवाब देने की या जवाबी कार्रवाई करने की जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसराइल का हमें पता है कि इसराइल के पास मजबूत सेना है और इसके अलावा अलग अलग तरह का सपोर्टिव सिस्टम भी उसके साथ काम कर रहा है, लेकिन ईरान के पास क्या है ये अपने आप में भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी, असल में क्या है ना कि ईरान का क्या है कि इतने समय से वो सैंक्शंस में रह रहे हैं और उनको ईरानियन को मालूम था कि ये सिचुएशन आएगी, तो इसकी तैयारी वो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी बनाई, अब ड्रोन की कैपेसिटी बनाई, अपने जो भी परमाणु संयंत्र हैं उनको जमीन के नीचे उन्होंने बहुत गहराई पर उनको रखा हुआ है ताकि जो है उनके ऊपर हमला करने में बहुत परेशानी हो। तो ईरान बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था इसके लिए, और इनका ऑयल जो इनका अभी भी इनका ऑयल तो बिकता है, तो तेल से मिल रहा है। दूसरा, अभी खबर जो आ रही है, पता नहीं कितनी सच्चाई है उनमें, कि चाइना से कुछ जो एड भी मिल रही है इसको, कुछ प्लेन वहां चाइना से बैक सपोर्ट गए की हैं बात की जिन्होंने गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर अभी वगैरह बंद। खुलेआम इस बात को अभी उजागर नहीं किया गया है चाइना की तरफ से या कुछ और भी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। जी जी बिल्कुल, ये तो मैं मीडिया रिपोर्ट के बेस पे कह रहा हूं कि कोई कहा जा रहा है ऐसा, पर सत्यता क्या है किसी को नहीं मालूम है, किसी ने ओपनली कोई इस बारे में कोई बात की है। लेकिन जो मेरे ख्याल से ईरान क्योंकि तैयारी बहुत समय से कर रहा था, तो उसने अपनी कैपेसिटी बहुत बना ली थी। कह रहे हैं 3,000 के करीब उसके पास मिसाइल है, उसने भंडार बनाया हुआ था। तो ऑलरेडी इसने बहुत समय से तैयारी कर रखी थी इस बात के लिए, तो इसीलिए वो जवाब देने में सक्षम है इस वक्त, क्योंकि हम जो है क्योंकि तैयारी अगर कर रखी है उतनी इतनी, लेकिन एक फिनिट है वो ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, तो कितने समय से तक ये इसको चला पाएंगे, जी, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है इसमें। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है और आने वाले समय में ये सवाल का जवाब भी मिलता हुआ नजर आएगा कि कितने दिनों तक ये आखिर संघर्ष चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि हम देखते हैं इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, आर्मरीज की बात करें, तो इजराइल कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आता है। हालांकि इनके पास अपना एक सपोर्टिव सिस्टम है ईरान के पास जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का है, लेकिन क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल उनके बाकी इक्विपमेंट्स का सामना कर पाएंगे और किस तरह से आने वाले समय में इस पर जो संघर्ष की तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का